सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं और हम ये देखते हैं कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में किन महत्वपूर्ण अवस्थाओं का उल्लेख किया है। जीन पियाजे ने अपना सिद्धांत 4 अवस्थाओं में विभाजित करते हुए प्रतिपादित किया है। He has propounded his theory by dividing the theory into 4 stages. इनके अनुसार बच्चों का विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसके पहले इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट का वर्णन किया था और उन कंसेप्ट का हमने उल्लेख भी किया आपके लिए। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस अवस्था में कौन सी विशेषता बच्चे के द्वारा दिखाई जाती है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए बड़ा ही यूज़फुल रहेगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस टॉपिक को पढ़ना और इसके विषय में बहुत ही क्लियर कंसेप्ट बनाना महत्वपूर्ण होता है हर किसी के लिए। तो अब हम बात करते हैं वो 4 अवस्थाएं कौन सी हैं जिनका वर्णन जीन पियाजे ने किया है। पहला हम लेते हैं संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये अवस्था है 0 से 2 वर्ष। 0 का अर्थ यहाँ पे है, 0 का अर्थ है जन्म से 2 वर्ष। अब इस अवस्था को जानने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य करना है वो ये है कि हम ये देख लें कि इसमें लिखा क्या है, संवेदी और गामक। संवेदी का अर्थ है कि द चाइल्ड एक्वायर्स नॉलेज थ्रू सेंसेस। संवेदनाओं के द्वारा। देखिए, हम भी और बड़े लोग जितने भी हैं वे भी, हर मानव अपने संवेदनाओं के थ्रू ही हम ज्ञान का अर्जन करते हैं, थ्रू सेंसेशन। और उसमें हमारे 5 हमारे अंग हैं, देखने से, सुनने से, स्पर्श से, स्वाद से और सूंघकर, बाय सीइंग, बाय टचिंग, बाय लिसनिंग, बाय स्मेलिंग। इन क्रियाओं के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि बच्चे अपने सिर्फ सेंसेस के विषय में सोचते हैं, अपने उन संवेदनाओं के प्रति उनका ध्यान रहता है, यानी उनको क्या देखना है, what they have to see, what they have to listen, what they have to taste, यानी क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या समझना है आदि। यानी उनका पूरा ध्यान इस बात पे रहता है कि क्या देखना। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि बच्चे बेड पर से गिर जाते हैं, उनका कारण क्या है कि वो नीचे पड़ी हुई किसी चीज़ को देख रहे हैं, उनका ध्यान सिर्फ देखने में, उनका ध्यान इससे हट जाता है कि मैं इस पर गिर सकता हूँ। इसी तरह से आपने देखा होगा कि अगर कुछ पिलाया जाता है उनको तो उसका टेस्ट और फ्लेवर देखा जाता है कि बच्चों को पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ उस टेस्ट में है, किसी चीज़ को छूने में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दे थिंक ओनली अबाउट देयर सेंसेशन, दे हैव नो फीलिंग एट ऑल अबाउट द रिजल्ट, अबाउट द रिएक्शंस ऑफ दैट थिंग। पहली शर्त। दूसरा है, हमने इसमें देखना है कि बच्चे के कार्यों में गामक वर्ड लिखा हुआ मोटर, यानी हमने ये देखा कि बच्चे शरीर की क्रिया ज़्यादा करते हैं मानसिक क्रिया के तुलना में। शरीर को हिलाना, चीज़ों को छूना, उतरना, भागना, दौड़ना, यानी उनके कार्यों में हमने देखा कि 2 तरह की एक्टिविटी हमें नज़र आती है। पहला कि पूरा ध्यान, दे फोकस ओवर देयर सेंसेशन, संवेदनाओं का पर उनका ध्यान रहता है।
दूसरा उनका महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो शारीरिक क्रिया है। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है उसमें हमने ये महसूस किया है, ये देखा भी गया है लोगों के द्वारा कि कुछ महत्वपूर्ण एक्टिविटी इस दौरान बच्चा करता है। जीन पियाजे ने इस पूरी अवस्था को 6 छोटे भागों में, उपभागों में विभाजित किया है और हर अवस्था में कुछ विशेषताओं का वर्णन इन्होंने किया है। तो पहला जो इसका भाग है वो क्या है? प्रतिवर्त। क्रियाओं की अवस्था। स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। यह अवस्था 0 से 30 दिनों तक चलती है, यानी 1 महीने तक। फ्रॉम बर्थ टिल 30 डेज। इसमें बच्चे के क्रिया का या बच्चे के कार्यों का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उनकी रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, जैसे पलकों को झपकाना, हाथों से चीज़ों को पकड़ना, उबासी लेना, ग्रैस्प करना, किसी चीज़ को ग्रैस्प करना, उबासी लेना। और अगर हम देखें तो इधर जैसे उनके हाथों में अगर हम कोई चीज़ पकड़ा देते हैं तो अपने आप उनका हाथ थोड़ा सा कब कैच करता है उस चीज़ को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सारी क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो उसकी क्रिया होती है सकिंग। उसके मुंह में कुछ भी डाला जाता है तो उसको चूसने का प्रयास करता है। तो सकिंग जो प्रोसेस है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था में, यानी 30 दिनों तक उसकी महत्वपूर्ण एक्टिविटी के रूप में देखी जाती है। दूसरा जो इन्होंने अवस्था बताया है वो बताया है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। प्रतिक्रिया की अवस्था, ये अवस्था है 1 से 4 महीने तक, 1 to 4 मंथ। इसमें बच्चा क्या करता है? सबसे महत्वपूर्ण है कि इसको हमने प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था बोला, यानी प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटी, द स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटी। इसमें बच्चा क्या करता है? अपने अनुभव के द्वारा उन प्रतिवर्त क्रियाओं को, उन रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ में थोड़ा बहुत चेंजेस करने की कोशिश करता है अपने अनुभव के द्वारा और उनको दोहराता है। जैसे हाथों से चीज़ों को पकड़ना, सकिंग करने की प्रक्रिया को दोहराना, तो दोहराता है और आगे आने वाले जीवन में ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं उसके लिए। इसलिए हम इस अवस्था को प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था भी कहते हैं। तीसरा है, इसका तीसरा पार्ट है गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। इसमें है 4 से 8 महीना, 4 to 8 मंथ, यानी सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटी, द स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटी। इसमें बच्चा क्या करता है? किसी भी चीज़ को छूता है, पकड़ता है, यानी उसका उद्देश्य
अब प्रतिवर्त क्रियाओं के बजाय अब चीज़ों में उसका इंटरेस्ट बढ़ता है। कोई भी वस्तु होती है उसको पकड़ेगा, उसको लुढ़काएगा, उसको खींचेगा, उसको टच करने का प्रयास करेगा, और ऐसा करने से उसकी आवाज़ सुनेगा तो उसको आनंद मिलता है, इसलिए उसको बार बार दोहराता है। इसलिए इस अवस्था को कहा गया गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। तीसरी अवस्था इसमें है होने के बाद हम देखते हैं चौथी अवस्था है गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। यह है 8 से 12 महीने। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। द स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। इसमें क्या करता बच्चा, देखिए इसमें बच्चे का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि उसको ये पता है कि उद्देश्य क्या है और उद्देश्य पे पहुंचने का साधन क्या है, यानी व्हाट इज द गोल एंड हाउ वी कैन अचीव दैट गोल। उद्देश्य क्या है और उद्देश्य पे पहुंचने का साधन क्या है, इसका ज्ञान बच्चे को हो जाता है और बच्चा आप कह सकते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करने लगता है, यानी उसका एक लक्ष्य हो गया। अगर हमने उसको कुछ दिया है तो उस लक्ष्य तक उस कार्य को करने का वो प्रयास करना शुरू कर देता है। इसलिए गोल ओरिएंटेड बिहेवियर इस अवस्था की विशेषता है और इसमें बच्चा इस कार्य को करने लगता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें यह और भी आती है कि जो बच्चा सीखता है उसको दूसरे परिस्थितियों में बाद में जाके उसको जनरलाइज्ड वे में फिर उसको रिएक्ट भी करता है। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि बच्चा अनुकरण की प्रवृत्ति यहाँ करना सीखता है, जिसको हमने कहा डिफर्ड इमिटेशन। जैसे बच्चा बड़ों को कुछ करते हुए देखता है तो उसकी नकल करने का प्रयास करता है। इस अवस्था की ये महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी अवस्था के बाद, यानी तीसरी उप अवस्था। पहले अवस्था की तीसरी उप अवस्था, चौथी उप अवस्था। अब हम बात करते हैं पांचवी उप अवस्था और वो है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। ये अवस्था है 12 से 18 महीने की तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। द स्टेज ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज या रिएक्शन। टर्शियरी एक्टिविटी, इसमें देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड से बच्चा चीज़ों को करने का प्रयास करता है। ट्रायल एंड एरर मेथड से बच्चा करने का प्रयास करता है उसको। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे है, जैसे हम उसको कोई चीज़ दे देते हैं, मान लेते हैं कि हमने उसको एक ऐसा खिलौना दे दिया जो 6 पार्ट का खिलौना है, उसमें 6 पार्ट। तो वो क्या करता है, उसको हमने एक बार जोड़ दिया, फिर खोल दिया, फिर वो जोड़ेगा खोलेगा जोड़ेगा खोलेगा, यानी वो ट्रायल एंड एरर मेथड से पेपर में आ भी चुका है कि वो कौन सी अवस्था है, उम्र है, पूछा गया बाकायदा महीना कि किस अवस्था में किस उम्र में बच्चा ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखना शुरू कर देता है। तो वो है 12 to 18 मंथ। ये सारे महीने की हम बात करते हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बच्चे के साथ जुड़ता है और वह बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी मोटिव, जो हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर उत्सुकता का प्रेरक
बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ों को फेंक देता है, पटक देता है, खोल देता है, तोड़ देता है। वो देखना चाहता है व्हाट इज इनसाइड द टॉय, व्हाट इज इनसाइड द मटेरियल। तो ये अवस्था है जिसमें बच्चे के अंदर ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखना शुरू करता है। अब हम लास्ट में देखते हैं, इस अवस्था के लास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है और वो है मानसिक समन्वय के द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था, और ये है 18 से 24 महीने के बीच। मानसिक समन्वय के द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था, द स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन की अवस्था इसको हम कहते हैं। और इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है कि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी की नॉलेज होने लगती है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंसी की नॉलेज इस अवस्था में बच्चे को हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंसी। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी वस्तु स्थायित्व, ये अवस्था हमने बताया था इसके पहले कि 18 से 24 महीने के बीच में बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंसी का ज्ञान हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब है द ऑब्जेक्ट इज परमानेंट आइदर इट इज इन फ्रंट ऑफ अस और नॉट। चाहे हमारे सामने है चाहे नहीं है, वो वस्तु है। जैसे ये पेन है, ये पेन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर गिर के कहीं डेस्क के नीचे चला जाएगा, बेड के नीचे चला जाएगा, तो हम उसको ढूंढेंगे। क्यों हम ढूंढेंगे? क्योंकि हमें पता है कि ये मेरा पेन है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये कहीं ना कहीं होगा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे 8 महीने से छोटे होते हैं तो उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी की नॉलेज नहीं होती। उनके सामने से जब ये चीज़ हट जाएगी तो वो भूल जाते हैं। इसका मतलब है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी दृष्टि से दूर होने पर बच्चा वस्तु को भूल जाता है। यानी आपने देखा होगा कि अगर कोई मदर वर्किंग है तो क्या करते हैं कि अपने बच्चे को किसी और के द्वारा थोड़ा सा दूर हटा देते हैं उसको अपनी नज़रों से, ताकि वो मुझे नहीं देखे। क्योंकि जाते हुए देखेगा तो रोएगा, लेकिन अगर उसने नहीं देखा जाते हुए तो भूल जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब तक बच्चे को कोई चीज़ दिखाई दे रही है तभी तक उसको याद है, जब उसको दिखनी बंद हो जाती है तो भूल जाता है। हम अक्सर बच्चों के सामने ऐसे कहते हैं कि ये पेन चिड़िया ले गई, और हमें लगता है कि ऐसा कहने से वो मान गया। ऐसा इसलिए मान गया कि उसने देखा और अब उसको दिखाई नहीं दे रहा है, हमने पीछे कर लिया। जब तक उसको चीज़ें दिखती रहेंगी तब तक उसको याद रहेगा। दृष्टि से दूर होने पर दिमाग से भी ओझल हो जाती हैं चीज़ें। यह इस अवस्था की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। 8 महीने से पहले, 8 महीने के बाद, 8 महीने तक रहता आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। दृष्टि से दूर होने पर दिमाग से भी चीज़ें हट जाती हैं। लेकिन 8 महीने के बाद जब हम खिलौने छिपा देंगे, जब हम चीज़ों को छिपा देंगे, तब भी उसको ढूंढने का प्रयास करता है। इसका मतलब है कि उसको ऑब्जेक्ट परमानेंसी की नॉलेज होने लगी। तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी की जो नॉलेज बच्चे को होने लगी तो ये महत्वपूर्ण है। जैसे पेपर्स में आते हैं कि खिलौने छिपाने के बाद बच्चा रोने लगता है, उसको किस चीज़ का ज्ञान है? उसको ऑब्जेक्ट परमानेंसी का ज्ञान है।
खिलौने छिपाने के बाद बच्चा खिलौने को भूल गया, खिलौने का डिमांड नहीं करा, इसका मतलब उसको ऑब्जेक्ट परमानेंसी, वस्तु स्थायित्व का ज्ञान नहीं है। और ये कई बार पेपर में आ चुका है। एक बार तो यह आया था किस महीने में आके उसको ये ज्ञान हो जाता है, तो 18 से लेकर 24 महीने में उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, लेकिन 8 महीने से पहले उसको ये ज्ञान नहीं रहता। 8 महीने के बाद धीरे धीरे ये ज्ञान होने लगता है। 8 महीने तक क्या होता है, जब तक उसके सामने चीज़ें रहेंगी तभी तक उसको याद रहेगा, उसके सामने से चीज़ें हट जाती हैं, उसको भूल जाता है। इसका मतलब हमने इसमें पढ़ा कि इस अवस्था को 6 भागों में बांटा गया है और इसमें बच्चों का पूरा ध्यान संवेदना पर होता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर होता है। इसको हमने 6 भागों में बांट के देखा। हमने ये भी देखा कि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी की नॉलेज जब होती है तो बच्चा खिलौने को ढूंढता है, रोता है, और जब तक उसको ये नॉलेज नहीं थी, यानी 8 महीने तक उसको नॉलेज नहीं थी, तो इसका मतलब वो खिलौने को भूल गया था या उसको नहीं ढूंढ रहा था। तो ये तो थी पहली अवस्था की विशेषता। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी अवस्था, यानी पियाजे ने जो दूसरी अवस्था का जिक्र किया है वो क्या है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और ये है 2 से 7 वर्ष, 2 to 7 ईयर्स। देखिए, संक्रिया का मतलब होता है कुछ करना। चूंकि हम मेंटल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा चिंतन करना, सोचना, विचारना, तर्क वितर्क करना, स्मरण करना, यानी ऐसा कुछ करने से पहले। यानी जब भी हम बच्चे को कोई चीज़ देते हैं तो बच्चा उस पर तर्क वितर्क नहीं करता, लॉजिक नहीं लगाता, थिंकिंग नहीं करता, तो इसका मतलब है थिंकिंग से पहले, संक्रिया से पहले, कुछ करने से पहले की अवस्था है ये। और ये अवस्था 2 भागों में बटी हुई है। ऐसा बांट के हम इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको इसकी विषय में डिटेल नॉलेज होगी। इसको हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है, यहाँ हम 2 लिखते हैं इस तरह से, पहली अवस्था है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, प्री कंसेप्चुअल स्टेज। देखिए, ये अवस्था है 2 से 4 वर्ष। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रत्यय, कंसेप्ट। जैसे ये डस्टर है, ये पेन है, हमें पता है इसलिए हम नहीं पूछते। लेकिन 2 से 4 साल के बच्चे को ज्ञान नहीं है कि ये क्या है, वो बार बार पूछेगा। कंसेप्ट नहीं पता है उसको, आसपास का कोई ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें बच्चा बहुत सारे प्रश्न पूछेगा और जिज्ञासा दिखाएगा, क्यूरियोसिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं खोज की अवस्था, चीज़ों को खोजता है, पता लगाता है। इन्वेंशन स्टेज, द स्टेज ऑफ क्यूरियोसिटी। अब हम देखते हैं बच्चा क्या, कौन, किसको, जैसे अनेक प्रश्न पूछता है। अगर बच्चा बहुत सारा प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब उसके विषय में ज्ञान नहीं है। हम किन चीज़ों को पूछते हैं? जिनका हमें ज्ञान नहीं होता। जिनका हमें ज्ञान होता है उनके विषय में हम चर्चा नहीं करते, हम नहीं पूछते। यही बात बच्चे को कुछ नहीं पता। अब इसका एक उदाहरण देखिए, थोड़ा सा आपको हो सकता है हंसी भी आए और आश्चर्य भी लगे। जैसे मान लेते हैं किसी की डेथ हो जाती है गली में, तो हम सोचते हैं छोटा बच्चा है, इसको ना दिखे, नहीं तो पता नहीं क्या क्या पूछेगा। लेकिन वो बच्चा संजोग से देख लेता है कि क्या हुआ, कैसे हुए, कैसे उनको लेके गए, 4 लोग लेके गए। तो जब फादर घर आते हैं शाम को, तो बच्चा उनसे पूछता है कहाँ ले गए उनको। तो फादर ने सोचा कि तो देख लिया, अभी तो कुछ बताना पड़ेगा। फादर ने कहा कि भगवान ने बुला लिया। अब भगवान ने बुला लिया, गॉड ने बुला लिया, तो ये भी पूछ सकता है गॉड कौन है। चलो नहीं पूछता, क्यों बुला लिया, पूछ दिया। तो फादर ने कहा कि तो और बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो भगवान को प्यारे थे। आप प्यारे नहीं हो,
वो तुरंत ये प्रश्न पूछेगा अपने पिता से कि आप प्यारे नहीं हो, आपको क्यों नहीं बुलाया, आपको बुला लेना चाहिए। बोलेंगे नहीं नहीं मैं प्यारा नहीं हूँ। क्यों नहीं प्यारे हो, कब प्यारे बनोगे? इस तरह से वो अनेकों प्रश्न पूछता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई कमेंट करना चाह रहा है, वो उसको अपने फादर से प्यार नहीं, बल्कि वो जानना चाहता है कि गॉड कौन है, कहाँ जाता है व्यक्ति, कैसे होता है। हमने भी अपने जीवन में पूछा जरूर होगा, लेकिन इतनी झड़प पड़ी बड़ों से, बड़ों को भी ज्ञान नहीं था इसका कि क्या बताएं, कौन गया, कहाँ गया, कैसे गया। तो डांट डपट पड़ी और बच्चे ने फिर उस क्रिया को पूछना, उस कार्य को पूछना छोड़ दिया, उस जिज्ञासा को खत्म कर दिया। फिर दूसरे तरह की जिज्ञासा है, फूल है, क्या है, कलम है, क्या है, हर चीज़ के विषय में पूछता है। यानी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा दिखाता है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर जैसे प्रश्नों की एक लाइन लगा देता है। तो ये जिज्ञासा की अवस्था है। और इसी अवस्था में हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर एक कंसेप्ट डेवलप होता है और वो है अहम केंद्रिता। ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का अर्थ है कि बच्चा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू पर ध्यान नहीं देता। उसको लगता है जो मैं सोचता हूं वही सारे लोग सोचते हैं। जैसे मान लिया कि भूकंप आया और भूकंप आने के दौरान घर हिला, बर्तन गिरे, तो लोगों ने पूछा उस बच्चे से क्या होता है भूकंप जानते हो? तो उसने ये सुना था लोगों से बात करते हुए कि हिलना, गिरना। तो उसने कहा कि मम्मी कल रात बर्तन लेके गिर गई थी, वही भूकंप। ये जो उसका कंसेप्ट है, ये है अहम केंद्रिता। बच्चा कहता है जब मैं सोता हूँ तो सूरज भी सो जाता है, सूरज मेरे साथ साथ चलता है। ये सारी चीज़ें उसके ईगोसेंट्रिज्म को बताती हैं। द चाइल्ड थिंक्स that the whole world think just like him or her। यानी जैसे मैं सोचता हूँ सारी दुनिया वैसे ही सोचते। क्या पूछना? अगर वो पूछता है तो इसका मतलब वो जिज्ञासा शो कर रहा है। लेकिन अगर वो नहीं पूछता, मान लेता है, एज्यूम कर लेता है कि इसका अर्थ यही है, इसका मतलब वो ईगोसेंट्रिज्म की टेंडेंसी दिखा रहा है। दूसरा, इसी अवस्था में एक विशेषता और देखते हैं बच्चे के अंदर, जीववाद पाया जाता है। एनिमिज्म, यानी निर्जीव चीज़ों में जीवन समझना एनिमिज्म कहलाता है। आपने देखा होगा अक्सर जब बच्चे गिर जाते हैं तो लोग ज़मीन को मार देते हैं, लो इसको मार दिया, ये रो रहा है, तुम चुप हो जाओ। बच्चा खुद गिरता है तो खुद ही खड़ा होकर पैर से मारता है ज़मीन को, ले बहुत गिराता है तो ले तू भी रो। ये सब एनिमिज्म के उदाहरण है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, मैंने उसको महसूस भी किया था। एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मैं अपनी साइकिल अंदर कर दूं क्या, अंधेरा हो गया। उसकी माँ ने क्या कहा, रहने दो, बाहर क्या दिक्कत है? उसने कहा नहीं, बाहर अंधेरा हो गया है, उसको डर लग रहा होगा, मेरी साइकिल को डर लग रहा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये साबित करती हैं कि बच्चे के अंदर एनिमिज्म है, जो बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इस अवस्था में हमने देखा कि बच्चा बहुत सारे प्रश्न करता है, उसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म है, उसके अंदर जीववाद। इसके अलावा देखिए, इसके अंदर एक और विशेषता हम देखने को मिलता है हमें 2 से 4 साल में, और वो है प्रतीकात्मक ज्ञान, सिंबॉलिक। सिंबल और साइन का ज्ञान उसको होने लगता है। जैसे मदर का एक आउटलाइन उसके समझ में आता है कि मेरी मदर है, बॉल, खिलौने, साइकिल, यानी सिंबॉलिक नॉलेज। जैसे हम कहते हैं साइन, सिंबल एंड साइन की नॉलेज बच्चे को इस अवस्था में होने लगती है। जैसे आप किसी बच्चे को लेके जा रहे हैं गाड़ी में, रेड लाइट हो गई और बच्चा रेड लाइट को अगर देख रहा है तो चिल्लाने लगेगा, रुक जाओ रेड लाइट हो गई। यानी उसको पता है कि रेड लाइट का ये साइन है, इसका क्या अर्थ। तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा है, उसके विषय में जानता है कि ये तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसके सामने सम्मान से खड़ा होता है, उसका सम्मान करता है। तो ये सिंबल और साइन की नॉलेज इस अवस्था में होने लगती है, प्रतीकों का ज्ञान उसको होने लगता है। इसके अलावा देखिए, इस अवस्था में एक और महत्वपूर्ण विशेषता हम देखते हैं, यथार्थवाद। यथार्थवाद, रियलिज्म। अब रियलिज्म क्या है? हम अक्सर ये समझेंगे कि रियलिज्म का अर्थ है
रियलिज्म का अर्थ हम यही लगाएंगे कि रियलिज्म का मतलब होता है जो चीज़ें एक्चुअल है, ऐसा नहीं है, यानी वो कल्पना को, इमेजिन को और स्वप्न को सच मानता है। जैसे एक बच्चा रात में स्वप्न देखता है कि मेरे घर में कुछ मिठाई आई है और सभी लोगों ने खाया, मैंने भी खाया और उसको यहाँ पे रख दिया गया। सुबह उठते ही वो डिमांड करने लगता है कि मुझे दो, वो बचा हुआ था वहाँ तुमने रखा था। वो सच मानता, वो भूल नहीं पा रहा, कितना भी समझाया जा रहा नहीं मान रहा। स्वप्न को और कल्पना को सच मानना यथार्थवाद है। और ये पांचों विशेषताएं हम इसमें देखते हैं कि प्रश्न का पूछना, जिज्ञासा, अहम केंद्रिता, जीववाद, प्रतीकात्मक ज्ञान और यथार्थवाद इस अवस्था की विशेषता है। अब हम बात करते हैं दूसरी अवस्था का दूसरा पार्ट या दूसरा उपभाग, और ये है अंतः प्रज्ञावस्था। इंट्यूटिव स्टेज। और ये अवस्था है 4 से 7 वर्ष तक, 4 to 7 years, 4 से 7 वर्ष की अवस्था है। तो इसको हम कहते हैं अंतःप्रज्ञ। अंतःप्रज्ञ मतलब हमारे अंदर की, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब देखिए, अंतःप्रज्ञ का मैं एक उदाहरण देता हूँ। विदाउट लॉजिक अगर आप कोई चीज़ कहते हैं, इसका मतलब है आप कहते हैं कि ये मेरा इंट्यूशन है। जैसे बादल घेरे हुए हैं, पूरे आसमान में बादल है, और आप कह रहे हैं कि आज बारिश होगी, इसका मतलब ये लॉजिक है, बारिश हो सकती है, इसमें कोई इंट्यूशन नहीं है। लेकिन आसमान पूरी तरह से साफ है, बादल नहीं है, फिर भी आप कहते हैं कि आज बारिश हो सकती है। पूरा आसमान क्लियर होने के बावजूद भी आप कह रहे हैं आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, इट मीन्स इट इज़ योर इंट्यूशन। अंतःप्रज्ञ का मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है और उसमें कोई लॉजिक नहीं है, और वो अवस्था है 4 से 7 वर्ष। यानी प्रतीकात्मक जो अवस्था है वो है 2 से 4 वर्ष, ईगोसेंट्रिज्म की, प्रतीकात्मक की या पूर्व प्रत्यात्मक हम इसको कहते हैं। ये अवस्था है 2 से 4 वर्ष की। बाकी अंतःप्रज्ञ अवस्था, उसके आगे के 3 वर्ष को हम अंतःप्रज्ञ अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था को हम 3 विशेषताओं के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि इस अवस्था में बच्चे को क्या ज्ञान नहीं है। पहला ज्ञान उसको विकेंद्रीकरण का नहीं है। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रेशन का ज्ञान बच्चे को नहीं। यानी बच्चा जब भी कोई उत्तर देता है किसी चीज़ को देखकर, तो उसके किसी एक विशेषता पर ध्यान देता है, उसकी 2 और 3 विशेषताओं पर ध्यान नहीं देता। इसलिए हम कहते हैं कि वो डिसेंट्रेशन नहीं कर रहा है। जैसे अगर किसी बच्चे को हम गिलास में दूध देते हैं, जूस देते हैं, और 2 गिलास में समान मात्रा में जूस रखा जाता है, लेकिन एक गिलास लंबा है और एक गिलास चौड़ा है, और उससे कहा जाता है कि ज़्यादा वाला पियो आप, ज़्यादा किस में है, तो लंबाई को देख करके वो बता देता है, चौड़ाई पे ध्यान नहीं देता। इसका मतलब उसके अंदर डिसेंट्रेशन नहीं है। तो डिसेंट्रेशन का मतलब होता है जब भी हम कोई उत्तर दें तो हम कई विशेषताओं पर ध्यान देके अगर उत्तर दे रहे हैं तो हम डिसेंट्रेशन कर रहे हैं, विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। लेकिन वो विकेंद्रीकरण का ज्ञान बच्चे को नहीं है। बच्चा एक विशेषता पर ध्यान देता है और उसके आधार पर अपने उत्तर को बताता है। तो डिसेंट्रेशन का ज्ञान नहीं है इस अवस्था में। जितने भी हम उदाहरण लिखेंगे, अभी 2 और लिखेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि इस अवस्था में, यानी 4 से 7 साल की अवस्था में, जो दूसरी अवस्था का दूसरा भाग है, बच्चे को विकेंद्रीकरण का ज्ञान नहीं है। दूसरा देखिए, पलटन, रिवर्सिबिलिटी। यानी बच्चे को पलटने का ज्ञान नहीं है, पलट नहीं पाता। कैसे पलट नहीं पाता? जैसे ये घड़ी हमने खोल दिया, इसको बंद नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा बच्चे खेलते खेलते घर के अंदर पहुंच जाते हैं, सिटकी नहीं बंद कर दिया, अब उसको कैसे खोलना, उलट के वो चीज़ उलट के नहीं कर पा रहा। थॉट में
और एक्शन में, दोनों में हम रिवर्सिबिलिटी नहीं देखते बच्चों की इस अवस्था में। जैसे देखिए, आप कहते हैं कि तेरा स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर है, वहाँ से कितना होगा, नहीं बता पाते। अगर 2 किलोमीटर है तो कुछ ज़्यादा बता देंगे। आप कहेंगे 2 और 3 5 होते हैं, 5 में से 3 निकल जाएगा तो कितना होगा, तो वो नहीं बता पाते, रिवर्स नहीं कर पाते अपने थॉट को। इसको हम कहते हैं कि बच्चे को रिवर्सिबिलिटी की नॉलेज नहीं है, विकेंद्रीकरण का ज्ञान नहीं है और पलटन का ज्ञान बच्चे को नहीं। ये पेपर्स में बार बार पूछा जाता है, वो कौन सी अवस्था है जिसमें रिवर्सिबिलिटी की नॉलेज बच्चे को हो जाती है। तो इसका मतलब दूसरी अवस्था के बाद जब हम पढ़ेंगे उसमें रिवर्सिबिलिटी की नॉलेज हो जाती है। अगर हम ये कहते हैं रिवर्सिबिलिटी की नॉलेज नहीं है बच्चे को तो इस अवस्था में आएगा, अगर रिवर्सिबिलिटी की नॉलेज है बच्चे को तो बच्चा अगली अवस्था में आएगा। विकेंद्रीकरण का ज्ञान अगर बच्चे को नहीं है तो बच्चा इस अवस्था में है, अगर विकेंद्रीकरण का ज्ञान है, डिसेंट्रेशन का ज्ञान बच्चे को है तो बच्चा तीसरी अवस्था, जो इसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। तीसरी इसमें विशेषता है संरक्षण के सिद्धांत का ज्ञान। संरक्षण के सिद्धांत क्या ज्ञान, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। संरक्षण का मतलब क्या होता है, जो चीज जितनी है उतनी ही रहेगी, चाहे हम उसके आकार को बदल दें या उसको टुकड़ों में बांट दें। The quantity of the material is being unchanged. Either we cut them into pieces or change the shape. For example देखिए, अगर मान लेते हैं कि एक बर्फी का टुकड़ा हमने लिया और उसको हमने 4 भागों में काट दिया, तो क्या वो बर्फी मात्रा में ज़्यादा हो जाएगी? नहीं, उतनी रहेगी। अगर हम उस बर्फी को लड्डू के आकार का गोल गोल बना दें तो क्या वो कम या ज़्यादा हो जाएगी? नहीं होगी। इसका रीज़न क्या है कि हमें पता है कि चीज़ उतनी ही है, चाहे उसका आकार हम बदल दें या उसको हम टुकड़ों में बांट दें। लेकिन इस अवस्था का बच्चा, 4 से 7 साल का बच्चा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं जानता। मान लेते हैं सबको आपने 2-2 बर्फी बांटी और एक बच्चा आता है कहता है मुझे तो आप एक ही बचा हुआ, आपने एक देना चाहा वो नहीं लेते, आपने उसको 4 भागों में काट दिया उस बर्फी, बोला बेटा सबको तो हमने 2 दिया, तुम 4 ले जाओ। और अगर वो 4 लेके बड़ा खुश हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ज्ञान नहीं है। उसको लगता है मुझे 4 मिल गया और अपने दोस्तों में चिल्लाता फिरेगा मुझे 4 मिल गया, मुझे 4 मिल गया। आजकल देखिए एक उदाहरण थोड़ा सा आपको हंसने वाला जरूर लगेगा। आजकल कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं हम डाइटिंग कर रहे हैं, अपनी मदर से डिमांड करते हैं कि मुझे 3 रोटी देती हो, अब 2 दिया करो। एक लड़की अपनी माँ से डिमांड करती है मुझे 3 रोटी देती हो, मैं ज़्यादा मोटी होती जाती हूँ, मुझे 2 रोटी दिया करो। और उसकी माँ तो चूँकि माँ है तो चालाक तो है और वो चाहती भी है कि मेरी बच्ची ज़्यादा खाना खाए तो स्वस्थ रहे। तो अब 4 रोटी की 2 रोटी बनाती है और उसको दे देती है और वो बेटी खा करके कहती है रोटी की हाँ मम्मी ऐसे बनाया करो, देखो 2 रोटी ठीक। यानी उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ज्ञान नहीं है। वो नहीं समझ पाई कि ये 3 रोटी की बजाय ये जो 2 रोटी है ये 3 से के ज़्यादा हो गई मात्रा में। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब है कि कोई भी वस्तु अगर हम उसका आकार बदल दें या उसके कई भाग कर दें, मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो कंसेप्ट है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहलाता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन बच्चे को नहीं आता। देखिए ये तीनों ही चीज़ें हम अगली अवस्था में भी पढ़ेंगे कि विकेंद्रीकरण, पलटन और संरक्षण के सिद्धांत का ज्ञान इस अवस्था में बच्चे को नहीं है। डिसेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन की जो स्थिति है वो 2 तरह से हम देखेंगे कि नहीं है। अगर ये तीनों का ज्ञान अगर नहीं है तो बच्चा सेकेंड स्टेज में है, और अगर इन तीनों का ज्ञान बच्चे के अंदर है तो बच्चा थर्ड स्टेज में है। और ये बहुत ही क्लियर कट बताया गया और प्रश्न पेपर्स में पूछा जाता है कि द चाइल्ड हैज़ द नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बच्चा किस स्टेज में है, तो थर्ड स्टेज में, जो हम आगे चर्चा करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम थर्ड और फोर्थ स्टेज को भी इसमें इंक्लूड करें, और इसको हम अगले वीडियो में डालेंगे थर्ड और फोर्थ स्टेज को।
और हमें उम्मीद है कि मैंने जो प्रयास किया आपको बताने का आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।